हमारा पॉडकास्ट अब से 2 घंटे पहले शुरू होना था एंड एक घटना हुई जिसके कारण ये डिले हुआ। मेरा एक बेटा है, आज उसके स्कूल में और उस नेबरहुड के कई सारे स्कूल्स में एक बॉम्ब थ्रेट आई। स्कूल से जब कॉल आया तो पता चला कि इवैक्यूएशन कराया जा रहा है, सब बच्चों को घर भेजा जा रहा है। फिर ये होता है ना कि देख लो अपना बच्चा ठीक है कि नहीं। एक दुर्भाग्यवश एक एपिसोड देखा जो रेड फोर्ट में हुआ जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई एंड 30 घायल हैं अभी भी। इनका कोई पर्पस नहीं है जिंदगी में, बस लोगों को मारने के अलावा। आइडियली आप कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के लिए आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर जो भी आपको रास्ता अपनाना पड़े आप वो रास्ता अपनाओ। और पता नहीं किस भ्रम में रहता है, मतलब हूर मिल जाएंगी, जन्नत मिल जाएगा, पता नहीं उनको क्या क्या सिखा दिया जाता है। दिस होल थॉट ऑफ व्हाट रेडिकल इस्लाम इज, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अगर ये नाम नहीं लिया जा सकता, एज यू राइटली सेड, हम नहीं सॉल्व कर सकते। नहीं। जिस तरीके से एक ब्रूटैलिटी को नॉर्मलाइज करा जाता है, भाई जिसके चूल्हे पे पहली रोटी गाय की बनती है और जो अपनी रोटी के साथ गाय खाता है, इस सोच में बहुत फर्क है। बिल्कुल। आपने क्राइम, हॉरिफिक क्राइम, इस सबको बड़े क्लोजली देखा है। चारू इज डॉटर ऑफ अ पुलिस कमिश्नर इन मुंबई, इन महाराष्ट्र एट दैट टाइम, राइट? जो वो 90s का ड्रेडेड दौर था, बिल्कुल, है ना? हम लोग छोटे बच्चे होते थे, ये था कि अब शाम को अगर पापा डिनर टाइम तक भी घर नहीं आए हैं और सुबह तक भी घर नहीं आए हैं, हमको पता नहीं चलता था कि क्या हो गया और क्यों नहीं आए हैं। वो अगले दिन अखबार की हेडलाइन में पता चलता था कि मुंबई में कुछ हुआ है। इस बार बिहार चुनाव में मोदी जी की माता जी के लिए जो बोला गया, मतलब ये क्या बदतमीजी है। और तुमको किसी ने बेसिक मैनर्स नहीं सिखाए क्या? हाउ वर यू रेज्ड या? एरोगेंस किस बात की? वो 3 चुनाव में इतनी सीट नहीं ला पाए तो जितनी बीजेपी इन रीसेंट टाइम्स एट इट्स वर्स्ट लेकर आई है। आपने एक टी शर्ट को अपना सिग्नेचर बना रखा है, ठीक, लेकिन पार्लियामेंट क्या टी शर्ट पहन के जाने की जगह है क्या? आप जिम तो नहीं जा रहे हो ना, आप मॉर्निंग वॉक पर तो नहीं निकले हो ना। इज दिस एंटायर थिंग वोवन अराउंड, भाई ही इज ट्राइंग टू लिव लाइक अ कॉमन मैन। ये आई फाइंड इट सो फेक. And I have a problem with this kind of politics. Are you lucky to have Rahul Gandhi? I think India is unlucky to have an LOP who's that disinterested, frankly. करण वर्मा अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक खास मेहमान, और मैं कहूंगा मेरी एक अच्छी दोस्त है मेरे साथ, बीजेपी की स्पोक्सपर्सन and a legal mind who has not only set an example but has also inspired many people. She has been a legal counselor to many people, many of the people जो afford भी नहीं कर सकते थे legal aid. और जिस तरह से उनकी एक जर्नी रही है, पॉलिटिकल फैमिली में रही जरूर है, बट जिस तरह से उन्होंने अपनी एक उड़ान भरी है वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और आज मैं चाहूंगा कि उनकी जर्नी और फिलहाल जो पॉलिटिकल एक टर्बुलेंस चल रही है, राइट फ्रॉम वोट चोरी टू बीजेपीज एब्सोल्यूट जगरनॉट, इन सब मुद्दों पे आज खुल के चर्चा करी जाए। तो स्वागत है आपका चारू प्रज्ञा। थैंक यू सो मच करण, सो लवली टू हैव यू हियर। जॉय टू बी हियर। और हम इतने दिनों से प्लान कर रहे थे इस पॉडकास्ट के लिए, टुडे वी आर फाइनली हियर। एब्सोल्युटली। एंड सबसे पहले मैं इस बात से करूंगा कि मैं दर्शकों को बताऊंगा कि हमारा पॉडकास्ट अब से 2 घंटे पहले शुरू होना था। बिल्कुल, यस। एंड एक घटना हुई जिसके कारण ये डिले हुआ। आपके लिए पर्सनल जरा मैं चाहूंगा आप इस पे बताएं, बिकॉज इट मैटर्स, सबको मैटर करती है ये जो चीज हुई अभी अभी। क्या हुआ जरा बताएंगे आप दर्शकों को? तो करण, जैसा आपको पता है, मेरा एक बेटा है, 11वीं कक्षा में पढ़ता है। आज उसके स्कूल में और उस नेबरहुड के कई सारे स्कूल्स में एक बॉम्ब थ्रेट आई। संस्कृति में मेरा बेटा पढ़ता है और स्कूल से जब कॉल आया तो पता चला कि इवैक्यूएशन कराया जा रहा है, सब बच्चों को घर भेजा जा रहा है, राइट। तो दैट इज़ व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, इसीलिए मैं आने में लेट हो गई। तो फिर ये होता है ना कि देख लो अपना बच्चा ठीक है कि नहीं, यू सेटल हिम। कितना स्कैरी थॉट है, मतलब मुझे एक्सट्रीमली। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गलत चीज़ कोई कुछ कर ही नहीं सकता कि आप किसी पेरेंट को उसके बच्चे की सेफ्टी को लेकर डराने लगो। तो इट्स हॉरिबल। टचवुड एवरीबडी इज फाइन, सारे बच्चे, सब तीनों चारों स्कूल के सब बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन वो जब तक
ये फोन आने से लेकर आप अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख लेते. आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी स्कैरी जर्नी, वेरी स्कैरी टाइम. मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक वरी एंड एक सेंस ऑफ पैनिक था इन हर वॉइस व्हेन आई स्पोक टू हर, एंड ये बहुत जरूरी हो जाता है इस पे चर्चा करना चारू आपसे, बिकॉज अभी अभी हमने एक दुर्भाग्यवश एक एपिसोड देखा जो रेड फोर्ट में हुआ, जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई एंड 30 घायल हैं अभी भी. उसके बाद भी आपको नहीं लगता अभी एक समय आ गया है जहां स्कूल में बॉम्ब थ्रेट हो, जहां कैसे कैसे वीडियोस रिलीज हों, एक अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पूरा देखा, आपको नहीं लगता इस समय इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट एड्रेस करना बहुत अनिवार्य हो जाता है? बहुत ज़्यादा. और उस वीडियो के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक जिम्मेदारी समझती हूँ हमारी एज पेरेंट्स, एज सिटीजन्स एंड स्पेशली एज लीडर्स इन दिस कंट्री, है ना. एक समय आ गया है. आई हैव बीन इन द पब्लिक लाइफ, आई हैव बीन इन दिस स्पेस. मैं बहुत सारे युवाओं से मिलती हूँ, अपने बच्चे के बहुत सारे दोस्तों से मिलती हूँ. तो अगर एक 16-17 साल का बच्चा, उसके दिमाग पर कोई इस हद का प्रभाव डाल सके कि उसको लगता है कि मरना और मारना दोनों ठीक है, इट इज़ अ प्रॉब्लम एंड दैट माइंडसेट इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी हैव टू फाइट दैट माइंडसेट. जो एक सोच बच्चों के दिमाग में, एक घटिया सोच, गंदी सोच, पापी सोच डाल दी जाती है, उससे लड़ने का केवल एक ही तरीका है, लॉजिक, साइंटिफिक वेज ऑफ डीलिंग विद दिस ब्रेन वॉशिंग दैट हैपन्स. बिकॉज ये ब्रेन वॉशिंग साइंटिफिक होती है ना करण. एक इंसान को आप रोज 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 एक ही पार्ट इस तरीके से पढ़ा देते हो कि वो कंप्लीटली नॉर्मलाइज और जस्टिफाई कर देता है खुद भी मरना और अपने साथ कई बार सैकड़ों लोगों को लेके मरना, और पता नहीं किस भ्रम में रहता है. मतलब हूर मिल जाएंगी, जन्नत मिल जाएगा, पता नहीं उनको क्या क्या सिखा दिया जाता है. एंड जो रेडिकल इस्लाम है, this whole thought of what radical Islam is, it needs to be addressed. तो जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद को आप बस surface scratch करो और सिर्फ आतंकवाद बोलो, I don't think it is enough. Terrorism has to be spoken about very clearly. जो समस्या है, अगर आप उस समस्या को आँख खोल के देखने को ही तैयार नहीं हो, उसको उसके सही नाम से पुकारने को ही तैयार नहीं हो, तो आप उस समस्या से लड़ोगे कैसे? वो मुझे एक वो हैरी पॉटर की बात याद आ रही है. वो एंड में एक समय आता है, हर किताब में कोई वोल्डेमॉर्ट नहीं कहता, ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड कहता है ना, ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड. लेकिन अंत में जब जंग की बारी आती है तो the young people are told this, you have to take his name if you want to fight him and you want to win in that war. So we have to address radical Islam for what it is. अगर हम उसको उसके नाम से ही नहीं पुकारेंगे तो क्या लड़ेंगे? और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी भी ना इतने वाइट वॉशर्स ऑफ टेरर घूम रहे हैं हमारे बीच में, अभी भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, और इतने सारे नेताओं के इतने घटिया टाइप के बयान आए हैं आफ्टर द दिल्ली इंसिडेंट. You know, I'm so glad, चारू, कि आपने नाम लिया इस समय रेडिकल इस्लाम, बिकॉज अगर ये नाम नहीं लिया जा सकता, एज यू राइटली सेड, हम नहीं सॉल्व कर सकते. नहीं. आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, एंड वहां से मैं आपकी जर्नी भी एक शुरू करना चाहूंगा, बिकॉज आपने क्राइम, हॉरिफिक क्राइम, इस सबको बड़े क्लोजली देखा है. क्लोजली इस तरह से देखा है बिकॉज यू कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर ये पूरी चीज रैम्पेंट थी in Mumbai while you were growing up, right? So for those who don't know, Charu is daughter of a police commissioner in Mumbai, in Maharashtra at that time, right? जो वो 90s का dreaded दौर था, है ना. मुझे बताइए जरा, कैसे आपके ऊपर वो impressions कहाँ से आए, क्या आपने उस समय समझा, सीखा, and how this shaped your journey? Because बहुत impact होता है while growing up. आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, किस तरह के माहौल में हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन आप तक आती थी, जरा इस पे बताइए हमें. इन्फॉर्मेशन तो नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी. लेकिन एक सेंस जरूर था, राष्ट्र सर्वोपरि. तो ड्यूटी हर चीज के ऊपर आती है. दैट इज वेरी वेरी क्लियर एंड आई थिंक आई ग्रू अप सीइंग दैट एवरी सिंगल डे ऑफ माय लाइफ. इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं आती थी करण. हम लोग छोटे बच्चे होते थे, ये था कि अब शाम को अगर पापा डिनर टाइम तक भी घर नहीं आए हैं और सुबह तक भी घर नहीं आए हैं, हमको पता नहीं चलता था कि क्या हो गया और क्यों नहीं आए हैं. वो अगले दिन अखबार की हेडलाइन में पता चलता था कि मुंबई में कुछ हुआ है. और मुझे लगता है कि जो ऑफिसर्स इस तरीके की सेंसिटिव पोस्ट्स में होते हैं,
और इस तरीके के सेंसिटिव काम करते हैं, वो अपने बच्चों तक, अपने परिवार तक बहुत सारी चीज़ें आने नहीं देते। एंड आई थिंक इन अ वे इट इज़ गुड ओनली, वरना बच्चे भी घबराहट में जिएंगे, डर में जिएंगे, क्योंकि वो जीवन आसान नहीं होता। एक बात और है, जिस तरीके से हम लोग बहुत बार acknowledge नहीं करते the kind of work police does. I think that is wrong. We need to acknowledge it, क्योंकि ये मजाक ज़्यादा बनाया जाता है कि भाई इतने की ब्राइब ले रही, ट्रैफिक पुलिस ने ये कर दिया, बट रुक कर कोई ये नहीं सोचता कि भाई अपने त्योहार नहीं बनाते, हर बंदोबस्त में खड़े रहते हैं सो मेनी टाइम्स इन सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन कि उनको अपने लिए टॉयलेट ब्रेक लेना मुश्किल हो जाता है। उनकी भी लाइफ, उनकी भी सर्विस बहुत मुश्किल होती है, और वो घर नहीं जाते दिवाली पे 4 दिन की छुट्टी लेके, और वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि शहरों को सुरक्षित रखना उनका काम है, गाँव को सुरक्षित रखना उनका काम है। हाँ, सरहद पर हमारी आर्मी है, हमारी फौज है, लेकिन देश के अंदर तो यही पुलिस वाले हैं ना, एंड वी हैव टू ऑनर दैट, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, एंड आई से दैट एज अ proud daughter of the police force in this country. Lots of reforms need to be done. पापा मेरे मुझे बड़े कूल लगते थे जब यूनिफॉर्म पहनते थे, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, he is an absolute inspiration in every way, every possible way. He's a very spiritual man. वो बहुत धार्मिक है. And he went on to become a member of parliament. Yes, he did. 2-time member of parliament, yes, right? Yes, and a minister at the central government. And the minister at the central government, of course. So in Modi 0.1, he was a minister at the central government. Great. So you always knew that there are large shoes to fill अगर करा जाए, या you always thought कि ऐसे नहीं देखना है इसको, my journey is my journey. I mean, what impact did it have on you? कभी लगा? Of course, see, मैं ये कभी भी नहीं मानती कि मैं अपने पिता जैसी या उनकी जितनी अच्छी हो सकती हूँ। मैं तो ये मानती हूँ 10% भी उनकी बन गई तो मेरा जीवन बहुत अच्छा है। मैं ये बिल्कुल, ये सच बात है, बिकॉज ही लीड्स बाय एग्जाम्पल। वो मुझे वो कुछ भी नहीं करने को बोलेंगे जो वो खुद नहीं करते। अगर वो सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और उसके बाद अपने लिए वो ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो खुद करेंगे तो अपने बच्चों को करने के लिए बोलेंगे। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। सबको भाषण देना और मुझे करण को बोलना कि करण सुबह उठा करो, बहुत आसान है, लेकिन मैं ही नहीं सुबह उठती तो मैं कैसे करण से एक्सपेक्ट करूंगी ना that you will wake up in the morning. So that's one thing I've always admired, and I think I've been raised with a lot of freedom. हमेशा अपने मन की बोलने का अधिकार, बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन अपनी मन की बात तो बोल ही सकते हैं। अपने माँ बाप को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? Also the fact that everything that I have wanted to do in life I've been allowed to do. वकालत करनी है, बिल्कुल करो। आपको अब मैं राजनीति में हूँ, इफ दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, बिल्कुल करो, जो करो अच्छा करो, मेहनत से करो। एंड आई कैन नेवर फिल हिज शूज, एब्सोल्युटली नॉट। बट मैं कुछ इतना करूँ जीवन में कि वो मुझे देखें तो उनको भी गर्व महसूस हो। दैट्स माय अल्टीमेट एम। I'm sure he's already very proud of you. I think everybody is proud of you in a way. I think fathers are like that with their daughters, ना, especially first born daughters. Also you've done enough. ये भी एक बात है, आपने किया भी अभी तक की जर्नी में है। You know, one more reason, you know, why I really wanted to talk to Charu today and share with you, आपसे साझा मैं इसलिए करना चाहता था ये पूरी चीज, because अक्सर ये डिबेट चलती है ना, नेपोटिज्म, व्हाट इज नेपोटिज्म। यू कैन एक्चुअली स्पेल इट आउट कि ये नेपोटिज्म नहीं है, बिकॉज आपने जब स्टार्ट किया, एंड फॉर ऑल दोज हु नो कि इट्स नॉट कि आपको कुछ भी प्लेटर पे मिला और आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। इट्स नॉट कि आपका शायद ज्यादा। मुझे थोड़ा सा बताइए इस पे कि हाउ डू यू एड्रेस दिस नेपोटिज्म डिबेट में, आप अपने को कहाँ देखते हो? पॉलिटिकल डायनेस्टीज, ये इस तरीके की बातें हम जो सुनते हैं मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती ना। इसलिए नहीं अप्लाई होती बिकॉज मैं जिसकी गोद में पली हूँ वो नेता नहीं था, वो तो एक ऑफिसर थे। एंड आई हैड द लाइफ ऑफ एन ऑफिसर्स चाइल्ड। जगह जगह ट्रांसफर्स होते थे,
बहुत सारे स्कूलों में मैं पढ़ी हूँ, हर शहर में मेरे दोस्त होते थे, न्यू बिगनिंग्स एवरी सिंगल टाइम माय फादर गॉट अ न्यू पोस्टिंग, सो दैट इज हाउ आई वाज रेज्ड. बट टुडे बिकॉज माय फादर इज आल्सो अ पॉलिटिशियन, सब लोग ये बोलते हैं कि भाई शी इज अ डायनेस्ट और यू नो शी इज अ नेपो किड. आई डिडंट ग्रो अप विद द एडवांटेजेस ऑफ कॉलिंग एवरीबडी बुआ एंड काका एंड बाबा who are very prominent politicians today because I didn't grow up around them. मैं उनको नहीं जानती थी. नहीं, एंड आपको मिला भी नहीं उस तरह से. अगर आप देखो आपकी जो स्ट्रगल है पूरी, आपने युवा मोर्चा से शुरू किया बैक इन 2016. 2000. So मेरा actually my connect to politics started when I was still a lawyer and only a lawyer. Yeah, that's what मेरी लॉ फर्म मुंबई महाराष्ट्र में थी और मेरे सीनियर के पास बहुत सारे केसेस आते थे शिवसेना के. उस समय बीजेपी शिवसेना विपक्ष में थी महाराष्ट्र में. तो जो पॉलिटिकल केसेस होते थे, ऐसे युवाओं पे जो केसेस हो जाते हैं पॉलिटिकल केसेस, तो वो बहुत सारे केसेस मेरे लॉ फर्म में आते थे. आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद पॉलिटिक्स. और वहाँ से फिर बढ़ते 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 युवा मोर्चा में भी मैं पहले लीगल सेल में ही थी. देन आई बिकेम द नेशनल इंचार्ज ऑफ द लीगल सेल. तब हमने वो लीगल एड क्लिनिक शुरू किए थे जिसके बारे में आप कह रहे थे. तो मेरी जो राजनीति में शुरुआत थी वो कानून के द्वारा ही हुई. और उसके बाद देन आई गेस आई वाज पिक्ड टू बिकम अ स्पोक्सपर्सन and I've been doing this ever you since. started from the युवा मोर्चा में लीगल सेल के आप हेड बने. You started from the युवा मोर्चा. मुझे हो गए 12 साल से ज्यादा हो गए. 12 साल के बाद 12 साल भी करण. उसके पहले आई वॉज अ प्रोफेशनल, अ प्रैक्टिसिंग लॉयर. सो इट्स नॉट लाइक कि उसके पहले मैंने कुछ करा नहीं जीवन में. नहीं, इवन इन दीज 12 years इट्स नॉट कि आपको एमपी बना दिया, इट्स नॉट कि आपको एमएलए बना दिया, इट इज नॉट इवन एज अ स्पोक्स पर्सन कि आपको टॉप डिबेट्स के टॉप स्लॉट्स फेवरेटिज्म से दिए जा रहे हैं. नेवर इवन ये भी नहीं हुआ है. नहीं. तो you've really earned your way up. So it sometimes, you know, the pace of progress sometimes pinches all of us, including me. We're only human. कभी कभी अनफेयर लगता है कि जिस तरीके से आपके हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो या काम कर रहे हो, और you've remained effective every day, you've remained relevant every day. Maybe you should have gotten more. लेकिन अब मैं बहुत शांत हो गई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान जी के प्लान से जीवन चलता है. उनका प्लान मेरे लिए अच्छा ही है. एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम जाके कोई डिबेट जीतना नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम लोगों का दिल जीतना है. एंड इफ आई एम एबल टू बी कन्विंसिंग, मैं अपनी बात अच्छे तरीके से रोज बोल सकती हूँ, दैट इज माई लॉन्ग टर्म गोल. तो ठीक है. You know, चारू, जब आपके बारे में कभी भी बात होती है ना, तो कहा जाता है वन ऑफ द डिसेंट स्पोक्सपर्सन्स. राइट. सो सॉफ्ट स्पोकन. नो, आई कैन बी लाउड आल्सो. या, सो नाइस. हां, तो फिर लगता है नीडेड आई कैन बी लाउड. या, सो ये कॉम्प्लीमेंट ही है ना वैसे. हाँ, कॉम्प्लीमेंट ही है. एब्सोल्युटली. मेरा किसी से कभी कोई झगड़ा, कोई टिफ नहीं हुआ है. हाँ. और मैं इसको अच्छा मानती हूँ क्योंकि मुझे लगता है झगड़ा करके फेमस होना, या कुछ बहुत आउटरेजियस सी बात बोलकर ट्रेंड करना, वो मेरा रास्ता नहीं है. ऐसे एक मेरे कोच बोला करते थे जब मैं बहुत छोटी थी, हमेशा ना लंबी रेस का घोड़ा बनो. नहीं, आपके लक्षण हैं वो. बिकॉज धीरे धीरे आपको नहीं लगता जिस तरह से डिबेट्स चल रही हैं, देयर इज अ चर्न हैपनिंग देयर ऑल्सो कि अब धीरे धीरे जनता इज नॉट कि यार लड़ाई देखनी है, हमें बात सुननी है. हमें, आपको लगता है डिसेंसी की ओर ग्रेविटेट कर रही है या अभी नहीं? नहीं, अभी नहीं. अभी थोड़ा रुक कर आएगा वो समय. अगर मैं भाषा की बात कर सकूं तो आई एम बाइलिंगुअल. मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में डिबेट्स पर जाती हूँ पार्टी की तरफ से, और ऑफिशियली दोनों लैंग्वेजेस के डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ. लेकिन धीरे 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 मेरे इंग्लिश के डिबेट्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, हिंदी का कम है. इसीलिए नहीं कि लैंग्वेज से प्रॉब्लम है. लैंग्वेज में मैं उतनी ही कंफर्टेबल हूँ. इसीलिए क्योंकि कभी कभी कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिसको चाहिए थोड़ा ड्रामा चाहिए, थोड़ा ड्रामेटिक्स चाहिए, कुछ तमाशे हों, कुछ डायलॉग्स हों, और उस सब रिटोरिक के पीछे कोई काम की बात हो या ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है. आई डोंट थिंक आई कन्फर्म बेस्ट टू दैट फॉर्मेट. मुझे लगता है कि अगर कोई इशू है तो मुझे डिस्कस करने दो ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बोलने दो. आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं सुनने को तैयार हूँ, उसके बाद रिबट करने को भी तैयार हूँ. तो मुझे बोलने तो दो. और सिर्फ आप वो एक लाइन पकड़ के उसको नारे की तरह चिल्लाते जाओगे 12 बार बोल दोगे, हाउ इज दैट इवन अ डिबेट?
तो आपको पता है, बट व्हेन इन रोम डू लाइक द रोमन्स डू, राइट करण? सो एक डिबेट चल रही थी, उसमें मुझे आपका ख्याल आया। एक डिबेट चल रही थी कि पुलिस कहीं गई हुई थी कुछ करने, एंड पुलिस पे पथराव हुआ था, राइट? और पुलिस के साथ बुरा हुआ, ऑफ कोर्स। हम लोग डिबेट कर रहे थे, तो उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, एक लेडी थी, उन्होंने एकदम से गुस्से में आकर कहा, मैं पुलिस वाले की बेटी रही हूं, मेरे को मत बताना क्या होता है। तो फिर मैंने सोचा ये तो चारू भी हो सकती थी, चारू भी बोल सकती थी, बट तो आई इमेजिन यू कि आप क्या ये कार्ड खेल सकते हो कभी कि मैं पुलिस वाले की बेटी हूं, मैंने देखा है दर्द, मैंने देखा है। मैंने कहा यार मैंने आपसे ये ड्रामा देखा नहीं, बट मैंने टीवी पे बोला होगा मैं पुलिस वाले की बेटी हूं, बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। हाँ, तो इन अ वेरी आपके पास बहुत इंग्रेडिएंट्स हैं टू प्ले द कार्ड ऑन टेलीविजन। अगर आप ड्रामा करना चाहो, दो ना मेरे को, दो ना थोड़े नहीं, जैसे मैं पुलिस वाले की बेटी हूं टाइप, ये बहुत तगड़ा ड्रामा हो सकता है। मतलब हम लोग मजाक में बात कर रहे हैं, बट एक बात है, जैसे यू बीन अ सिंगल मदर, राइट? सो मेनी हैव प्लेड दिस कार्ड कि मैं एक सिंगल मदर हूं, मुझे मत बताओ, तुम एक सिंगल मदर पे ये कह रहे हो। हाँ, तो आप गैसलाइट करने को बहुत सारी बातें कर सकते हो, है ना? करेक्ट, नहीं जरूरत नहीं है ना, बट आपने कार्ड कभी खेला नहीं। प्राउडली से आई वाज रेज्ड इन द आर्म्स ऑफ खाकी, बट इट डजंट मीन दैट आप उसको अपना बचाव करने के लिए रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में यूज करो। भी काम की बात कर रहे हो तो बिल्कुल करो, ऑफ कोर्स इट्स रेलेवेंट, एंड आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंसेस व्हेन शेयर्ड विद पीपल आर रेलेवेंट। लेकिन वो ही है जो आपने वर्ड यूज किया ना, गैस लाइटिंग, मैंने नया सीखा है गैस लाइटिंग। अच्छा। तो गैस लाइटिंग नहीं होनी चाहिए ना, गैस लाइटिंग हो रही है ना। आजकल डिबेट्स में क्या होता है, अगर आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हो, लाइक एकदम स्पष्ट तरीके से यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, कभी भी उसका जवाब नहीं आता, गैसलाइटिंग होती है। नहीं, सबसे बड़ी मुझे गैसलाइटिंग क्या लगती है, मैं एक अच्छा आप बोलो पहले। एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? आजकल जो रोज चल रहा है डिबेट्स पे, वोट चोरी। अगर आप वोट चोरी पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन उनको पूछ लो, सिंपल क्वेश्चन, आपने ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं रेज किए, सिंपल क्वेश्चन, उसका जवाब नहीं आता। जवाब में क्या आता है? गैसलाइटिंग। नहीं, एक जो बहुत गैसलाइटिंग मुझे लगती है, जो मुझे बहुत हंसी आती है, कि मान लीजिए किसी ने किसी पे टिप्पणी कर दी, वो कहता है आपने मेरे समाज को गाली दे दी। हाँ। जैसे अगर मैंने आपको कुछ कह दिया, आपने कहा मेरे पूरे नारीहुड को गाली दे दी, आपने पूरे समाज को गाली दी। ये कब खत्म होगा? ये मैं इस गैसलाइटिंग, और मुझे लगता है ये दोनों तरफ होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको लगता नहीं दोनों तरफ से होती है ये चीज, या आपको लगता है कांग्रेस ही ज्यादा करती है, आप लोग क्या कम होती है, या नहीं करते हो आप लोग? देखो, मैं ना ये झूठ नहीं बोलूंगी कि हमारी तरफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होता, या कुछ लोग बहुत ज्यादा छोटी चीजों का बहुत ज्यादा बुरा नहीं मान जाते होंगे, आई अग्री। लेकिन अभी इस समय ना, जिस तरीके की हमारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स चल रहे हैं ना, मुझे लगता है ऑपोजिशन का फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ चुका है कि उससे डील करने का उनके पास यही तरीका है, बदतमीजी से बात करो, गालियां दो, किसी का भी आदर मत करो, जब आपको जिसके लिए भी मन आए आप किसी के लिए भी कुछ भी बोल दो। ऐसे भी तो नहीं चल सकता ना भाई। चलो ठीक है, वी शुड नॉट बी ओवरली सेंसिटिव, बट वी आर ऑल्सो नॉट अ डोर मैट ना, कि कुछ भी आओ बोलो और चले जाओ। एंड मेनी अ टाइम्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स we have faced for our country, literally our motherland, we have faced it for our armed forces. इस बार बिहार चुनाव में मोदी जी की माता जी के लिए जो बोला गया, मतलब जरूरत क्या है, और इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यू नो, सो मेनी टाइम्स वी थिंक वी आर गेटिंग ट्रोल्ड ऑनलाइन। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे कोई आपको ट्रोल कर रहा है। सो इन द बिगनिंग यू इग्नोर इट, क्योंकि ट्रोलर को क्या चाहिए आपसे? अटेंशन। आपने अटेंशन दे दिया, उसका मिशन सक्सेसफुल है, उसका काम हो गया, और आप उसी में उलझे रह गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो ट्रोलर की बातें ऐसी होती हैं कि वो आज आपको बोल रहा है, कल आपके जैसे 50 को बोलेगा, और फिर 500 को बोलेगा। तो सही समय पर जब कोई गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, यू हैव टू स्पीक अप। और समाज को गाली देना, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई चारू बुरी है, लेकिन कुछ लोग ये सही में बोलते हैं कि सारी औरतें बुरी होती हैं। तो चारू, बट राइट नाउ जब हम आपसे मिल रहे हैं तो आप लोग एक जगरनॉट पे हो बिल्कुल। बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो आई रिमेंबर दैट डे, 2024 लोकसभा का दिन, मैं स्टूडियो में था, आपसे भी, आप भी आ ही रहे थे चैनल्स पे, एंड कांग्रेस में एक न्यू फाउंड यूफोरिया था। यूफोरिया मैं कहूं या मैडनेस थी कहूं, सारे पागल हो गए थे खुशी में। हाँ, पागल हो गए थे खुशी में, एब्सोल्यूट मैडनेस थी वो। I'll tell you, उस दिन को अगर मैं याद करती हूँ, है ना करण, तो हम सब लोग तो पार्टी ऑफिस में थे, और हम बैक टू बैक डिबेट्स कर रहे थे। सुबह से काउंटिंग चालू हुई, दोपहर आते आते
हम ना थोड़े डल हो गए थे। ये फैक्ट है, मतलब मुझे पता नहीं और किसी ने इसको प्रधानमंत्री का चेहरा उस दिन का सबको याद है। और हम चुनाव जीते हैं, हमने सरकार बनाई है, हमारे नेता प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम डल शायद इसीलिए हो गए थे क्योंकि हम वो स्टूडेंट्स हैं जिनको 99% लाने की आदत है और उनको शायद 80% आए इन कंपैरिजन। नॉट दैट 80% इज नॉट ग्रेट, लेकिन हमारी अपने आप से उम्मीदें इतनी ज्यादा थी और हमने मेहनत इतनी ज्यादा करी थी कि हमें बुरा लग रहा था कि मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं उस दिन का बता दूं। हाँ, और मुझे याद है कि हम क्यूबिकल में बैठे हुए थे और सामने से हमारे ऑफिस में जो स्टाफ है वो लोग जा रहे थे, तो एक स्टाफ मेरे आगे आकर ऐसे खड़े होकर, आगे कैमरा लगा हुआ था तो ऑब्वियसली कैमरे के थ्रू मैं उनको देख रही हूँ, कैमरे के पीछे ऐसे करा 2 बार। अच्छा, कि मतलब बाबा मुस्कुराओ, तुम जीते हो, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अभी शपथ लेने का समय आने वाला है, मुस्कुराओ। तो आप तो खैर बीजेपी क्वार्टर्स में थे, हेडक्वार्टर्स में थे और सब जगह थे। आई वॉज इन न्यूज स्टूडियोज। मैं न्यूज स्टूडियोज में बताना चाहूंगा जनता को भी, मैंने इससे खराब और भद्दा बिहेवियर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन और सो कॉल्ड जो उनके एनालिस्ट होते हैं, जो उनके दरबारी सिस्टम के हैं, मैंने इससे खराब बिहेवियर नहीं देखा। इट वॉज राउडी, मतलब इतना राउडी बिहेवियर था, अनसिविलाइज्ड बिहेवियर था। मैंने ये तक देखा है उस दिन कि लोग पानी पी पी के जो प्लास्टिक कप्स होते हैं उनको फेंक रहे थे। अच्छा, हाँ, इतना यूफोरिया, इतनी एरोगेंस आई हुई थी। एरोगेंस किस बात की? वो 3 चुनाव में इतनी सीट नहीं ला पाए तो जितनी बीजेपी इन रीसेंट टाइम्स एट इट्स वर्स्ट लेकर आई। एग्जैक्टली, मैं उसी से बिल्ड कर रहा हूँ। फ्रॉम दैट डे एंड दैट एरोगेंस कंटिन्यूड टिल, वो आई रिमेम्बर ना, सुप्रिया श्रीनेत का एक वो वीडियो आया था, हाँ, ऐसे ये वाला, एग्जैक्टली, शी वाज इन हर आई थिंक कांग्रेस ऑफिस में एंड दे वर ऑल सेलिब्रेटिंग। क्या एक बार और हार गए। उस दिन के बाद से फिर हमने वो एरोगेंस चलते हुए देखी। हमने राहुल गांधी, जिस तरह से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बिहेव किया, आई रिमेम्बर ही वाज सिटिंग लाइक दिस, जो एक पार्लियामेंट में बैठने का एक तरीका होता है ना, इतनी एरोगेंस थी। एंड प्रधानमंत्री जो उनसे उम्र में भी इतने बड़े हैं, उनको ऑलमोस्ट तुम करके बात करने पे आ गए थे। मोदी को मैं बताऊंगा। लेकिन अभी भी एक कुछ स्पीचेस थी where राहुल गांधी वाज टॉकिंग टू ए मोदी। एंड आई एम सॉरी, मतलब मैं इतना भी बोल रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि ए मोदी, आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन ये क्या बदतमीजी है। और तुमको किसी ने बेसिक मैनर्स नहीं सिखाए क्या? हाउ आर यू रेज्ड? या हम लोग अपने दुश्मनों के नाम के बाद भी, अभी जैसे ठीक है, इफ वी से सोनिया गांधी, या तो हम पूरा नाम ले रहे हैं, दैट इज हर नेम, और वील से सोनिया जी because I don't have to like her or agree with her, but you know, the fact is that she's as old as my grandmother probably, right? How can Rahul Gandhi talk like that? तू बोलना, ए बोलना, हर टाइप की जनता डंडे मारेगी, 6 महीने में मोदी निकल नहीं पाएगा, बोलते हुए अजीब लग रहा है। एक और मैं बात बोलती हूँ, मतलब जबान तो खराब है ही, बहुत ही घटिया लेवल की खराब है। तो भाई जिसका जैसा राजा वैसी प्रजा। तो राहुल गांधी अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो आई एम नॉट सरप्राइज कि कांग्रेस के बाकी लोग पानी का ग्लास इस तरीके से फेंक रहे होंगे। पर मुझे ना उसका जो विजुअली द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, I have a problem with that also. I have a major problem with that. आपने एक टी शर्ट को अपना सिग्नेचर बना रखा है, ठीक है ना? आई डोंट केयर योर टी शर्ट इज 100 रुपया, आई डोंट केयर योर टी शर्ट इज 1 लाख रुपया, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन पार्लियामेंट क्या टी शर्ट पहन के जाने की जगह है क्या? आप जिम तो नहीं जा रहे हो ना, आप मॉर्निंग वॉक पर तो नहीं निकले हो ना। पार्लियामेंट का एक तरीका होता है, पार्लियामेंट में एक कपड़े पहन के जाने का तरीका होता है। आप टी शर्ट पहनते हो, उसके बाद देयर इज दिस एंटायर थिंग वोवन अराउंड, भाई ही इज ट्राइंग टू लिव लाइक अ कॉमन मैन। ये आई फाइंड इट सो फेक एंड आई फाइंड इट सो इरिटेटिंग एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज इस टाइप के लोगों की वजह से और ऐसे बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से अभी भी अच्छे लोग ना राजनीति से जुड़ना नहीं चाहते। अच्छा, अब पार्लियामेंट में सबका, लाइक आई सेड, एक तैयार होकर जाने का तरीका है, फॉर्मली जाया जाता है ना? यू आर गोइंग टू योर वर्क प्लेस, यू आर गोइंग टू द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब आप जब इस तरीके से लाखों लोगों का वोट लेने के बाद आप जाते हो संसद भवन में, आप जाते हो, आप टी शर्ट पहन के जाओगे क्या? एंड ये पूरी जो उस समय चल रही थी, मुझे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक तरह से, कि 4 जून के बाद इनको लगा कि इन्होंने कब्जा कर लिया है और अब तो एक
अब बीजेपी का बस डाउनफॉल ही आएगा। देखो 240 पे आ गए, नेक्स्ट इलेक्शन जाते जाते तक तो राहुल गांधी कहाँ होगा। उसके बाद से आप लोग की जो विक्ट्रीज हुई हैं, द मार्जिन ऑफ दोज विक्ट्रीज, यू वन हरियाणा जब कोई सोच भी नहीं रहा था, ठीक, दिल्ली जीत गए, महाराष्ट्र क्या जीते हो आप लोग, ठीक है, स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल, इवन दिल्ली, एंड नाउ बिहार। तो अब लोगों को ये लगने लगा, जो लोगों को नहीं, इन लोग को ये लगने लगा, और इन्होंने ये बात बोला कि यार ये 1-1.5 साल पहले इतने वीक थे और अब ऐसा क्या हो गया कि 240 सीटों में 200 सीटों से ऊपर, बिहार में, महाराष्ट्र में 70 से 80% सीटें, हरियाणा तो ये हारने ही जा रहे थे, ये वहां भी जीत गए। ऐसा क्या टर्न अराउंड हुआ? तभी ये कहते हैं देखो वोट चोरी हुई है, देखो 24 में तो ये लोग यहां थे, ऐसा क्या हो गया 24 के बाद जो इतनी आग लग गई? देखो मैं ना, हाउ डू यू एड्रेस इट? देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस। एक, हमारा काम नहीं है ऑपोजिशन को बेहतर बनाना, हम उनको नहीं सिखाएंगे चुनाव कैसे लड़ा जाता है, हम उनको नहीं सिखाएंगे कैंपेन बेहतर कैसे करी जा सकती है, हम उनको ये भी नहीं बताएंगे कि भाई तुम बेवकूफ़ी की इरेलेवेंट बातें कर रहे हो, तुम मुद्दे उठाकर उन पर भाषण दे सकते हो। हमारा काम नहीं है उनको सिखाना या उनको स्ट्रॉन्गर बनाना। एंड आई डोंट नो व्हाई दे एक्सपेक्ट अस टू बी लेस बेटर to make them seem good. Not our job. No, but what changed? What changed? I'm coming to that. So what changed is, one, Congress ki arrogance. So if you go down on the ground in any state, do you see them working as hard as we work? We pour in our heart and soul and time and energy and everything that we've got into every campaign. कहते हैं ना बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड पे रहती है, नहीं, इलेक्शन मोड पे नहीं रहती। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता हर समय काम करने के लिए तैयार रहता है। हमारे में से आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा अरे सुबह के 7 बज रहे हैं या फिर रात के 10 बज रहे हैं। नथिंग लाइक दैट। जब आपको जरूरत है, जब जरूरत की भी बात नहीं है, ज्यादातर हम सब स्वयंसेवक भी हैं कि हम अपने आप ही ऑफर करेंगे कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो जब आपकी फोर्स सेल्फ मोटिवेटेड है और जेन्युइनली काम करना चाहती है, जिनके नेता मोदी जी जैसे हैं, हु इज एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल एंड वेरी हार्ड वर्किंग, वी वर्क वेरी हार्ड ऑन ग्राउंड। आपने स्वयं सेवक, एक छोटी सी बात है, आपने स्वयं सेवक वर्ड यूज किया। क्या ऐसा भी कुछ हुआ कि आरएसएस, बिकॉज स्वयं सेवक इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से एक आती बात हमेशा, आरएसएस से आपके रिश्ते 24 से पहले थोड़ा सा एक नीचे की ओर गए एंड सडनली वो रिलेशंस हैव इंप्रूव्ड एंड आरएसएस का भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आया आफ्टर लोकसभा? सी, आरएसएस का मल्टीप्लायर इफेक्ट हमेशा रहता है और मुझे नहीं पता कि ये बीच में जो भी कॉन्वर्सेशंस और अफवाहें उड़ रही थी उसमें सच झूठ क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये मालूम है कि वी आर वेरी एंटरट्वाइंड, है ना। सेपरेशन ऑफ कोर्स है, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो सेम है। और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा फर्म है। 2 ही हमारे स्तंभ हैं, एक वी आर ऑल नेशनलिस्ट, हमारे लिए देश पहले, और उसके बाद हम सच में समाज के लिए काम करना चाहते हैं, हम भला करना चाहते हैं ज़मीन पे जाके। तो आरएसएस का भी है ना, कहीं पे समस्या है, आपत्ति है, कोई अनाथ हो गया, कोई वृद्ध है, सेवा भाव से जब हम काम करने जाते हैं, ऑफ कोर्स इट बिकम्स अ मल्टीप्लायर बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू इलेक्ट गुड पीपल, दैट रिमेन्स। लेकिन हार्डवर्क का ना कोई ऑल्टरनेट नहीं होता करण। यू कैन बी अ शाइनी फेस फॉर 1 इलेक्शन, लेकिन उसके बाद अगर आप काम ही नहीं करोगे, जैसे अब बिहार में, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ वापस, हम क्योंकि न्यूएस्ट एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, अभी इन बातों का कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता के पास भी कोई जवाब नहीं होता। अब आप वहां पे जा रहे हो, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हो, ठीक है, वो वोटर अधिकार यात्रा में इन्होंने जो भी किया, जिसको भी लेकर आए और लोगों का अपमान करवाया, वो सब दूसरा कॉन्वर्सेशन है, वील डू दैट। लेकिन आप एक प्रिल्यूड टू इलेक्शन में बिहार में गए, आप जमीन पे भी उतरे। अरे इलेक्शन में क्यों नहीं गए? सो इट इज लाइक एवरी डे आई एम ट्रेनिंग फॉर ओलंपिक्स, कि करण 5 साल के बाद ना मैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू स्प्रिंट 200 मीटर्स में मेरा नाम है, ठीक है। आई डोंट टर्न अप फॉर द रेस, I don't even turn up at the event that Olympics is, and you are expecting कि फिर भी मेरे गले में आके वो मेडल डाला जाएगा। तो this is what Rahul Gandhi is doing. तो prelude to elections आप वहां जाके माहौल सा बना रहे हो। अरे वो चुनाव तक बनाने की कोशिश मुझे एक बात बताओ, एक सच बात बताना आप इस पे। हाँ, are you lucky to have Rahul Gandhi?
I think India is unlucky to have an LOP who's that disinterested, frankly. I am a very pro democracy. मुझे लगता है एक देश आगे तब बढ़ता है when there is a balance of power, है ना? Absolute power में मैं विश्वास नहीं करती. Like I said, India is a democracy. हमारा constitution is the perfect document to take India to ग्रेट हाइट्स. और आई थिंक मोदी जी की सरकार इतना अच्छा काम भी इसीलिए कर पाती है बिकॉज ही फॉलोज एवरी लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली. ही इज अ पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, वो संविधान पे काम करते हैं. राहुल गांधी की तरह नहीं वो हाथ में काली किताब पकड़ रखी है, वो खोलो उनका तो आगे एक भी शब्द नहीं लिखा है. that blank notebook he used to roam around with. So our constitution is very powerful. And भारत का दुर्भाग्य है कि जो आदमी आज LOP की चेयर पर बैठा है वो हमारा तो लीडर ही नहीं है. लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम क्या है भाई? देयर इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑल्सो. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. दिल्ली में ब्लास्ट की बात से हमने अपना कॉन्वर्सेशन शुरू किया था. रिसेंटली आई हर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ OACG absolutely criticizing the blast, tearing into the mindset that radical Islam creates, taking a very firm anti-terror stand. राहुल गांधी को ये करने में क्या आपत्ति है? नहीं बोल सकता क्या? परेशानी क्या है? OACG कोई वो जय मोदी नहीं बोलते, मोदी जी की तारीफ नहीं करते, वो सरकार की तारीफ नहीं करते, वो भाजपा की तारीफ नहीं करते. लेकिन जब आतंकवाद के खिलाफ उनको बयान देना होता है तो वो ये ऐसे ठंडे हल्के फुल्के छुपने बचने वाली बातें भी नहीं करते. राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है? क्या राहुल गांधी आतंकवाद के खिलाफ एक फर्म बयान दे तो ये गलत है कि सही है? तो अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे हो भाई? आपको जब देश की परवाह नहीं, देश की किसी पॉलिसी की परवाह नहीं, पॉलिसी पे आप क्रिटिसाइज तब करो व्हेन यू कैन ऑफर एन ऑल्टरनेट, अ बेटर ऑल्टरनेट आपके पास किसी बात पर होता नहीं. अभी तो कल इनकी इंडिया अलायंस टूटी है. सबसे बड़ी खबर तो अभी रिसेंटली यही है. तो जो अलायंस थी नहीं वो टूटेगी कैसे? तो मैं ये भाजपा का भाग्य नहीं समझती कि राहुल गांधी आज ऑपोजिशन में है. मैं जेन्युइनली देश का दुर्भाग्य समझती हूँ और मुझे लगता है राहुल गांधी जैसे लोगों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए. ये एंटी कांग्रेस स्टेटमेंट नहीं है, ये एक स्पेसिफिक नेता के खिलाफ स्टेटमेंट है. आपको जो चीज दिख रही है और देश को जो चीज दिख रही है, 95 चुनाव हार गए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता उनको ना दिख रही हो. क्या उनकी कोई मजबूरी है कि उनको इन्हीं को ढोना है? क्या पार्टी के ऊपर उनका ऐसा वर्चस्व है या बिकॉज लोग ये भी कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं और सच भी हो सकती है बात, कि पार्टी के चाहे फाइनेंसेस हो, पार्टी की रिसोर्सेज हो, उन पे उनका ऐसा कब्जा है कि आसपास के जो उनके लोग हैं, जो दरबारीज हैं, उनकी भी भलाई इसी में है कि उनको सपोर्ट करके रखें. उनके जुबान निकलती ही नहीं है. वो या तो कांग्रेस छोड़ देते हैं बिकॉज G23 बनी थी बीच में, आपको याद होगा, बट कोई भी कर नहीं पा रहा है, इनको हटा नहीं पा रहा है. आपको लगता है कभी भी हटेंगे या हटेंगे ही नहीं? क्या है ये आपके हिसाब से? पहली बात तो जिसकी कंपनी है वही चलाएगा. तो कांग्रेस एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलती है ना, फैमिली बिजनेस है हमारा. तो अब आप ये सोच रहे हो कि वो मालिक हट जाएगा या मालिक अपने बेटे को नहीं, अपने किसी पड़ोसी के बेटे को उसका भागदौड़ संभालने देगा. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. तो ये मानना कि कांग्रेस और गांधी अलग होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता. जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जो जेन्युइनली ये सोचते हैं कि हम कुछ करना चाह रहे थे पर कर नहीं पा रहे, वो पार्टी छोड़ के चले गए. तो बड़े बड़े नाम तो हम सबको मालूम है, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग हैं हमारे देश में जो कांग्रेस के नॉर्मल कार्यकर्ता थे और आज नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है. तो ये पार्टी तो ऐसी चलने वाली है. कारण मुझको नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बदलेगा. जिन लोगों को लगता है बदलाव आना चाहिए, वो या तो इनको नाराज कर देते हैं, पार्टी छोड़ के चले जाते हैं. अब वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, या फिर आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं. मेरी पार्टी तो बहुतों ने ज्वाइन करी है, लेकिन केवल मेरी पार्टी नहीं, आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लो. छोड़ के आकर ज्वाइन करने वाले कांग्रेस के नेता आपको हर पार्टी में पाए जाएंगे. सपा में मिलेंगे, तो आपको मुझे आम आदमी में मिलेंगे. मुझे ये बताओ आप, बिकॉज आप तो भाई एक कमिटेड राष्ट्रवादी हिंदुत्व की सोच से बड़े हुए, आपका तो हमेशा से ही रुझान इस तरफ था. आपके लिए तो और कोई विकल्प ही नहीं था, भाजपा ही ज्वाइन करना एक विकल्प था जो आपकी सोच थी, बिकॉज एक ऑर्गेनिक कनेक्ट था दोनों में. अब आप इतने साल से हो यहाँ पर, आपकी ये विचारधारा, कुछ समय पहले तक आप टेलीविजन पे या किसी से बिल्कुल तीखी डिबेट कर रहे थे जिसमें आप उनको हिंदुत्व का ज्ञान दे रहे थे. हाँ, जिसमें आप उनको हिंदुत्व का ज्ञान दे रहे थे, उनसे कह रहे थे आपकी पार्टी ने ये गलत किया है, आप क्या. और अब वो
आपके बगल आके बैठ जाते हैं, आपको कैसा लगता है? ऑब्वियसली मैं उन्हें ज्ञान नहीं दे रही हूँ। नहीं, ज्ञान तो नहीं दे रहे हो। अब आपको लगता कैसे है कि भाई ये क्या हो गया? इस पे आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट मैं जरा जानना चाहूंगा कि कैसे इवॉल्व करते हो आप इस सोच पे? हाउ डू यू मेक पीस? कैसी कॉन्वर्सेशंस होती है उनके साथ? थोड़ा एक इनकन्वीनियंट अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, कैसा जाता है ये? देखो, पर्सनली मेरी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन किसी के साथ नहीं होती, ठीक है, लेकिन एक बात है कि इनग्रेन्ड है अब पार्टी अबव सेल्फ। सो इफ समथिंग इज बेटर फॉर द पार्टी और भाजपा का किसी चीज से भला है, या कोई इंसान अपनी सोच को गलत मानकर हमारी पार्टी में आज जुड़ना चाहता है, तो वी शुड गिव देम अ चांस। भाई आप राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आपने एक गली निकाली और उससे आपने स्टीयर करा दिया। नो, बट दिस इज द आपको ओनली मैं बताऊं, वे अब मैं यू कैन जस्टिफाई इट। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे बताओ हाउ एल्स डू आई जस्टिफाई दिस? अगर आप मुझको ये बोलोगे कि व्हाट डज चारू थिंक, भाई इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, जिस पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता है, चारू क्या सोचती है उस बात की बहुत ज्यादा अहमियत है नहीं। क्योंकि मैं ना कई बार बहुत सारे लोगों को देखकर ये मानती हूँ कि ये शायद मौका परस्त थे, राइट? मे बी आज भाजपा सरकार में है और 3 टर्म हो गए हैं, तो 1 टर्म आप इंतजार कर लिए, 2 कर लिए, 3 टर्म बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, हो सकता है। ऐसे मेरा बहुत जेन्युइन मानना है, क्योंकि पहली बात ना, मैं जो सोचती हूँ ना वो पिछले 5 साल में मैंने सोचना नहीं शुरू किया, या 10 में भी नहीं सोचना शुरू किया। एक हमारा सोचने का, जीने का एक प्रणाली थी वो पूरी। एक तरीका होता है। तो मैं आज जिस जगह पर हूँ, हो सकता है 100% नहीं, लेकिन अगर 80% तक मैं सहमत हूं, तो मैं किसी चीज के साथ सहमत रह सकती हूँ। आप टोटल 180 डिग्री स्विच कर दो, ये मेरे को ऑनेस्टली मेरे समझ के पूरा का पूरा बाहर है, मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि जब मैं इन सारी बातों को अपने ऊपर लागू करके देखती हूँ ना, मुझे नहीं समझ में आता कि ये आप कर रहे हैं और जस्टिफाई भी कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए भला करना चाहते हो। आई मीन दैट इज सपोज्ड टू बी द कोर ऑफ यू नो व्हाट पॉलिटिकल सर्विस इज। आपको पता नहीं है आप कौन हो, या आप बदल पा रहे हो। मैंने तो कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। मतलब झारखंड के कुछ नेता हैं, जेएमएम छोड़ के भाजपा में आए, भाजपा छोड़ के फिर चुनाव भाजपा हार गई थी इस बार, फिर भाजपा छोड़ के फिर जेएमएम में चले गए, और ये आपका फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है। भाई तुम हो कौन, तुम्हारी क्या सोच है, और तुम किस जमीन पे खड़े हो? एंड हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए नेगोशिएबल हो, लेकिन आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या है राजनीति में या राष्ट्र निर्माण में? कुछ तो होंगे आपके नॉन नेगोशिएबल्स। कुछ तो देखिए टोटल मौका परस्त हैं, वो तो है ही है, बट कुछ का मैंने जो देखा, जैसे बीच में बात आई एम नॉट अलाउड टू जज। या नो श्योर, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ का मैंने ये देखा कि वो एक बिल्कुल सोते हुए स्लीप वॉक कर रहे थे अपनी लाइफ में। उनको पता ही नहीं था, उतना ब्रेन वॉश्ड थे वो एक नैरेटिव से, उनको पता ही नहीं था दूसरी साइड। नहीं, बट ये मैंने देखा है। तो बहुत बार ना, अगर आप एक कॉन्वर्सेशन करो, फॉर एग्जाम्पल चलो किसी कांग्रेस के नेता के साथ आप एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, अभी आजकल जो वोट चोरी की बातें आ रही है, अंधे हैं, बहरे हैं, बस उन्हें एक चीज बोलनी आती है, वोट चोरी हो गए। उसके बाद उसके पीछे की कोई भी बात उनको कोई समझ में नहीं आती। अगर आप उनको ये बोलो भाई इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि फॉर्म 17 सी था, लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उनको ना स्टक है वहां पर कई लोग। हाँ, और दे आर डिस्करेज्ड फ्रॉम रीडिंग, स्टडिंग, लर्निंग फ्रॉम देमसेल्व्स। आई थिंक दैट इज आल्सो एन इशू। आई आल्सो थिंक कि 2014 से पहले जो नैरेटिव सेट हो रहा था, जो मीडिया दिखा रही थी, जो हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ने कहा, उसने भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। पीपल डिड नॉट नो अबाउट सो मेनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। हमारे कितने लोगों को बस पंडित नेहरू पता थे, नेहरू जी ने दिलाई आजादी, गांधी जी का तो चलो नाम था ही था, बाकी फ्रीडम फाइटर्स, हमारे राजा महाराजा लोग, हमारे देश लाइक वीर सावरकर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ वीर सावरकर का, इनको पता ही नहीं था उन्होंने क्या क्या किया है। नहीं। बिरसा मुंडा जी, पीपल डोंट नो कि ये भी इतिहास है। तो एंग्लिसाइज्ड है ना। तो एक पहली बात, आप में क्या चेंज आया, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। मेरे में भी कई चीजों का चेंज आया।
कि मुझे नहीं पता थी कितनी बातें। क्या आप में भी आया ये, आपने भी डिस्कवर किया आफ्टर 2014? देखो, राजनीति का सबसे बड़ा जो मुझे गिफ्ट है ना, वो ये है कि मैं रोज कुछ सीखती हूँ। मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन में खासकर मैं रोज कुछ सीखती हूँ। टीवी पे नया विषय होता है या देश में कोई नई बात होती है, तो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। लेकिन ना एक वो जैसे कहते हैं ना, वो हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द हंटर। जब तक द लायन डजंट राइट हिस्ट्री, आपको उसकी कहानी पता ही नहीं चलेगी। तो हमारे देश का कुछ ऐसा था। उसके बाद जो इनिशियल कुछ लीडर्स थे जो प्रधानमंत्री बने, एग्जाम्पल नेहरू जी, वो इतने एंग्लिसाइज थे, उनके तौर तरीके, रहन सहन की आदतें, वो सारी की सारी चीजें वो इतनी एंग्लिसाइज थी, इतनी अंग्रेज थी कि शायद वो अपनी बातें अपनों के सामने करते नहीं थे, तो उनका सिस्टम कुछ उसी तरीके से बनता चला गया। और इतने लंबे समय तक कांग्रेस का ही राज रहा, लिटरली राज रहा। भाई सेवा तो उनके दिमाग में थी नहीं, तो वो खुद ऐसे थे, अपने आसपास के लोगों को उन्होंने ऐसा बना दिया। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बोलती हूँ। जब मैं पहली बार जब दिल्ली आई, मैं छोटी सी बच्ची थी, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था, सीबीआई में मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी क्योंकि मैं गढ़चिरौली से आई थी। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में एक बहुत छोटी सी जगह है, नक्सल इफेक्टेड रीजन है। गढ़चिरौली की जिंदगी दिल्ली वालों को शायद समझ भी नहीं आएगी। बहुत छोटा सा स्कूल था वहाँ पे, मेरे ख्याल से 8 या 9 बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते थे, मैं भी छोटी सी थी। तो वैसे तो मैं 2nd स्टैंडर्ड में एडमिशन लेती दिल्ली में आके, लेकिन 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा जो एक ऑफिसर का बच्चा है, वो दिल्ली के बच्चों से आप उसका कंपेरिजन करो, नहीं कर सकते। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे कॉन्फिडेंस में कमी है क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। यहाँ आके मुझे ऐसा फील कराया गया, है ना। मैं जिस स्कूल में गई, मैं स्कूल का नाम भी ले लेती हूँ चलो, लेकिन नहीं लेती, बुलिंग होती थी। तो आसपास के बच्चे मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे कुछ मुझ में कमी है, कि मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने आई हूँ बट मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, तो मैं क्या यहाँ पढ़ाई करूँगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, भाई जाहिर सी बात है, सबको लगता है कि अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में भेजो। तो इवन दिस माइंडसेट कि अगर आप इंग्लिश में एजुकेटेड नहीं हो और आपका कितना भी कमांड होगा अपनी मदर टंग पे, तो आप तो भाई पीछे रह गए, आपको कुछ नहीं आता। ये माइंडसेट कहाँ से आया, किसने भरा हमारे अंदर, और ये कितना गलत है, और ये मैंने बदलते देखा है। देखो, एंड दिस इज धन्यवाद टू भाजपा सरकार ओनली। हमने प्राइड वापस लाया है अपनी बहुत सारी चीजों में, और इस प्राइड की बहुत जरूरत थी। रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री भी हुई है थोड़ी, मतलब रीराइटिंग एज इन द करेक्ट, नॉट रीराइटिंग, करेक्शन, रीटेलिंग, यस। जैसे लोग क्या सोचते थे नेहरू जी के बारे में कि ही वाज द पैरागॉन ऑफ लिबर्टी, एंड बिल्कुल वो पता ही नहीं था इन्होंने कितनी बुक्स बैन करी, कितने न्यूज़पेपर्स बैन किए, आरएसएस को बैन किया, ऑर्गेनाइजर को, कोर्ट तक गई बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आए। ये बहुत लोगों को शौक लगता है। मुगल्स को जिस तरह से दिखाया गया फिल्मों में हमेशा, जोधा अकबर वगैरह में, कि दे बिकेम अस, एंड यू नो मुगले आजम में हाईली रोमांटिसाइज्ड। अब आपके लिए ये एक लर्निंग हुई कि अच्छा इनकी ब्रूटैलिटीज ये थी, या आपको पता थी पहले, आइडिया था? नहीं, मुझे पता थी। उसका एक रीज़न ये भी है कि मेरे घर में बहुत कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं कहानियाँ ही सुन के बड़ी हुई। तो फिर ये होता था, अच्छा एक और सुनाओ। तो बहुत सारी चीज़ें जो शायद मेरी उम्र के दूसरे बच्चों को नहीं पता होंगी, मुझे पता थी क्योंकि मुझे कहानियाँ सुनाई जाती थी। जैसे सुहेल देव की कहानी अब अमीश ने लिखी तो सबको पता चला, या जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया गजनी द्वारा, और ये सारी चीजें ऐसी थी कि अब लोग शायद ज्यादा बात कर रहे हैं, या कोई पिक्चर बन रही है या किताब लिखी जा रही है, लेकिन ये तो हमेशा से ही सच था ना। तो मुझको ये बताओ ना, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया गया? जब मैं 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में थी, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया गया? भाई आपने तो सोमनाथ का नाम लिया, महमूद गजनी को नेहरू ने, राम मंदिर तक तो मैं आई नहीं हूँ। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 8 लवर कहा है। वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मुझे यहाँ आज ज्योतिर्लिंग तोड़ना है, वो किसी भी चीज का लवर हो, वो भारत और भारतीयों का तो नहीं था ना। तो आप, तो एक बात बताओ, आप, मेरे साथ ये बहुत होता था, मैं पता नहीं आपकी, मुझे बातें पता लगने लग गई थी, पर जब मैं बोलता था 2014 से पहले स्कूल में, कॉलेज में, तो मैं अपने को माइनॉरिटी में पाता था, और मुझे लगता था यार कोई मान ही नहीं रहा है मेरी बात। एंड आज मैं जब मेजॉरिटी में हूं, जब लोग मान रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि देखो, आई यूज्ड टू कॉल आउट रेडिकल इस्लाम तब इट वॉज नॉट कंसिडर्ड कूल। तब कहते थे अरे सेक्युलरिज्म खराब हो जाएगा इससे।
आपको लगता है? नहीं, एंड आई एम विद यू ऑन दिस। तो जब एक टेररिस्ट पकड़ा गया था महाराष्ट्र में, मुझे ना बहुत स्पेसिफिकली याद नहीं है कि ये कसाब वाला टाइम है या उसके आसपास का समय है। मेरे पिताजी तब इंट्रोगेशन के लिए एक बार गए थे, तो वो मुझे ना कुछ बताते, तो लाइक आई सेड मुझे बहुत कम चीजें पता होती थी। इस इंट्रोगेशन के बारे में उन्होंने मुझे घर आकर बताया और मुझे उससे कुछ चीजें ये समझ में आई। एक, कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड है। दूसरा, इनका कोई पर्पस नहीं है जिंदगी में, बस लोगों को मारने के अलावा। आइडियली आप कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के लिए आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर जो भी आपको रास्ता अपनाना पड़े आप वो रास्ता अपनाओ। जिस तरीके से एक ब्रूटैलिटी को नॉर्मलाइज करा जाता है ना, ये मैं अभी बीच में मैंने किसी की कही हुई एक कहावत पढ़ी और ये मुझे सही लगती है। भाई, जिसके चूल्हे पे पहली रोटी गाय की बनती है और जो अपनी रोटी के साथ गाय खाता है, इस सोच में बहुत फर्क है। बिल्कुल। और हम चूल्हे से पहली रोटी गाय की निकालने वाले हैं, तो हमारी सोच जैसी है वैसी रहेगी। लेकिन इतने लंबे समय से और फॉर डेकेड्स, लाइक आई सेड, इस सोच को दबा दिया गया। अगर किसी के मन में भी ये बातें थी ना, वो या तो बोलते नहीं थे, बोलना चाहते नहीं थे, टेकर्स नहीं थे, मुझे पता नहीं। दी ऑनस्लॉट ऑफ सोशल मीडिया हैज मेड थिंग्स ईजियर। तो अगर आज आपको और मुझे अपनी बातें करनी, हमारे पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। अगर हम 15 साल पहले ये बातें करना चाहते तो हमें कोई सुनने वाला भी नहीं होता। राइट। सो दिस इज ऑल हेल्प्ड एंड आई थिंक वी आर वेरी लकी। हमारा सौभाग्य है कि हम इस धरती पे पैदा हुए हैं, क्योंकि हम सिविलाइजेशनली बहुत रिच है। सोने की चिड़िया कभी हुआ करते थे, वो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट मटीरियल वेल्थ, इट इज वेल्थ इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा, इट इज वेल्थ इन टर्म्स ऑफ हीलिंग, इट इज वेल्थ इन टर्म्स ऑफ हम अपना माइंड कितना संतुलन में रख सकते हैं, हम किस तरीके से, किस प्रिज्म से दुनिया को देखते हैं और उस दुनिया की समस्याओं से डील करते हैं। मुझे लगता है हम एक्सेप्शनल हैं, एंड आई एम नॉट पुटिंग एनीवन डाउन व्हेन आई एम सेइंग दिस। अगर हम इसको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे और जो वेस्ट का दिखाया हुआ तरीका है हम उसके पीछे भागते रह जाएंगे, तो वी आर लूजिंग आउट ऑन सो मच। एंड आई एम ग्रेटफुल टू मोदी जी कि आज हम जिस गर्व के साथ अपनी कहानियां, अपनी बातें शेयर करते हैं, सिंपल चीजें आप देखो ना, चाहे वो रेसिपी है, कोई ट्रेडिशनल रेसिपी है, बीमारी से डील करने का कोई घरेलू नुस्खा है, हमारे कोई रिचुअल्स हैं जो कम्प्लीटली साइंटिफिक हैं, उन सबको लोग अब समझाने लगे हैं, उनके बारे में बात करने लगे हैं। दिस इज अमेजिंग। तो चारू, मेरे लिए पता है ये एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, बिकॉज आपने दुनिया देखी हुई है, यू नो, you've traveled the world, एंड तब जब आप रियलाइज करते हो कि हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज क्या है, ये और जरूरी हो जाता है लोगों के लिए जानना। बिकॉज यस, बहुत सारे इश्यूज हैं, पोल्यूशन इज एन इशू, बहुत सारी चीजें हैं, बट जो सिविलाइजेशनल हमारी चीज है उस पे एक जो पुनरुत्थान हो रहा है, क्या आप इसको सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हो? एंड माई क्वेश्चन इज, 3 सबसे बड़ी अचीवमेंट्स जो आपकी सरकार की हैं आपके हिसाब से पिछले 11 साल में, आज आप क्या मानते हो उन 3 अचीवमेंट्स को? कल्चरल रिवाइवल, एब्सोल्युटली, ओके, एब्सोल्युटली। दूसरी चीज, हमने ना अपने देश को आगे बढ़ाने के तरीके अब आत्मनिर्भरता के साथ खोज लिए हैं। एक, मोदी जी एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जन भागीदारी। जन भागीदारी बहुत बढ़ गई है, सबको राजनीति से जोड़ दिया गया है अलग अलग तरीके से। तो जो केवल वोट भी डालता है ना, वो भी अब राजनीति से जुड़ा हुआ अपने आप को पाता है, क्योंकि जन भागीदारी है, अवेयर है काफी वो अबाउट द पॉलिसीज। दैट इज व्हाट अ डेमोक्रेसी इज, वी द पीपल। सो वी द पीपल प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अच्छा काम कर सके इसमें हमारा भी योगदान है। और ये मोदी जी के जितने बड़े मूवमेंट्स होते हैं ना, चाहे वो स्वच्छ भारत है, चाहे वो सेल्फी विद डॉटर है, या एक पेड़ माँ के नाम है, ये सब देश के लिए अच्छे काम है, लेकिन हम सब मिलके कर पा रहे हैं, तो हम जुड़ गए हैं राजनीति से। और एक चीज मुझे ऐसे लगती है कि, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं खुद एक महिला हूँ, महिलाओं के लिए जितनी बड़े बड़े चेंजेस पॉलिसी के द्वारा लाए गए हैं, पॉलिसी लाकर सोच बदलने में भी जो कार्य करे गए हैं, ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार जो बिहार का चुनाव था ना, उसमें एक एम फैक्टर चल रहा था विपक्ष की तरफ से, और एक एम फैक्टर आप लोगों ने बना दिया, विच इज एम फॉर महिला। इस पे मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आप और प्रकाश डालें कि महिलाओं के लिए क्या ऐसा चेंज हुआ है, इतनी मात्रा में इन्होंने निकल करके वोट भी किया, और ये एक लगातार एक बहुत बड़ा एक मतलब एक
कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है आपकी कि वो आप में बिलीव करते हैं, लगातार वोट दे रहे हैं। क्या रीजन आप मानते हैं? मतलब इसको थोड़ा सा विस्तार में आप हमें बताइए। पता है, ये बहुत छोटी सी चीज से शुरुआत होती है, बहुत छोटी सी चीज। वो क्या है? हम आपको देख रहे हैं। अगर एक बड़े नेता देखकर लोगों को, उनके जीवन को ये बोल सकते हैं कि आई एम सीइंग व्हाट यू आर डूइंग, आई थिंक इट्स अ ह्यूज एक्नॉलेजमेंट। तो जब हम ये कहते हैं कि हम देख रहे हैं चूल्हे के धुएं से आप बीमार हो रहे हो, हमें पता है, हम इसे ठीक करना चाहते हैं। महिलाओं को समझ में आता है कि कोई है जो हमारी परवाह करता है। सही बात है ना? जब आप मेंस्ट्रुएशन की बातें करते हो, लाल किले से आप सैनिटरी नैपकिन्स की बातें करते हो, तो लड़कियों को लगता है कि कोई हमें देख रहा है और हमारी समस्याओं को समझ पा रहा है। वी आर बीइंग सीन। पॉलिटिकली महिलाओं को बस ऐसे वोट बैंक समझा जाता था। पहले तो महिलाएं शायद बहुत सारे रीजन्स में वोट डालने जाती भी नहीं थी, उनका एनरोलमेंट कम होता था, उनकी वोटिंग संख्या बहुत कम होती थी। आज वो उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया। तो और हर लेवल पे, आप चाहे विमेन इन द वर्कफोर्स की बात करिए, आप चाहे मेरे जैसे महिलाओं की बात करिए, जो हर एक छोटी छोटी चीज पर ये समझने लगी कि भाई कोई तो देख रहा है और समस्या समझ रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आगे बढ़ाने की बात करिए, प्रधानमंत्री दीदीज, जीविका दीदीज, बिल्कुल। और उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। हम कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन हम पे विश्वास कौन करेगा? है ना? मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मेरा बड़ा मन है, मैं एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करूं, पर कोई भरोसा नहीं कर रहा मुझ पे। लेकिन आज सरकार है जो हम पे भरोसा कर रही है और भरोसा करके पैसे दे रही है विदाउट कोलैटरल। कौन देता है विदाउट कोलैटरल आजकल पैसे? राइट। एंड वन स्टेप फर्दर, सिक्योरिटी। नॉट जस्ट सिक्योरिटी इन द सेंस कि सड़क पर आपके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, इसका पूरा प्रयत्न करा जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी अपने घर पर। जब आपके घर का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर होता है, तो अब जो 4 लाख एक्स्ट्रा महिलाओं ने बिहार में वोट डाला, पुरुषों से 4 लाख अधिक महिलाओं ने वोट डाला, वो केवल इसीलिए डाला, ये बहुत छोटी सी चीज है कि कोई हमें देख रहा है, हमारी बातें समझ रहा है। एब्सोल्युटली। एंड मुझे ये बताइए अब चारू, ये तो आपका हो गया द इंटायर पॉलिटिकल थिंग। एज योर टीवी करियर, आई एम क्यूरियस टू नो 2-3 थिंग्स, और आपको नाम लेने पड़ेंगे तभी मजा आएगा इसमें। हु आर द 2-3 एंकर्स जिनको आपको लगता है वाओ, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब? Who are your favorite 2-3 anchors? God, कहाँ फंसा रहे हैं यार? तो कुछ तो नाम लो। मैंने एक नहीं बोला, एक पे आप फंसते, 2-3 नाम तो आप ले ही सकते हो कि you know these 2-3 are the ones you watch out for or you really love the way they do it. Who are the 2-3 big anchors, और मतलब whoever you think is doing a great job? तो मुझे ऐसे लगता है कि एंकर्स जो आपको बोलने का समय देते हैं और गलत बातों को फुल स्टॉप लगा देते हैं, मुझे वो एंकर्स बेहतर लगते हैं। और थोड़ा ऐसे फास्ट पेस है ना, जो बहुत लंबा लंबा नहीं चलता। तो आई थिंक पद्मजा इज फैंटास्टिक। मुझे पद्मजा के डिबेट्स में बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे नाविका जी के डिबेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक और रीजन है, आई एडमायर हर बिकॉज शी इज द ओनली सेल्फ मेड woman journalist at that level today. Editor-in-chief of such a huge network. She is so hardworking. Right? I admire. Yeah, I absolutely. Really admire we all do about her. I love the way Anand prepares for a debate. Anand Narsiman. I think he prepares with so much detail and nuance. तो उसको हमेशा हर चीज में सबसे ज्यादा ही पता होता है। और मैं और याद करके आपको नाम बताती हूँ यार। मेरे 3 नाम आपने ले लिए। नहीं, you've done your bit. नहीं, आपने नाम ले लिए। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जो पैनलिस्ट्स होते हैं, आपके साथ होते हैं, कुछ आपके विरुद्ध भी होते हैं, जिनकी सोच आपसे नहीं मैच करती, who are the 1 or 2 or 2-3 names you would say कि यार ये पैनलिस्ट्स बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं, you know, it's interesting to debate with them, against them, whatever. So ऑपोजिशन की बात करूं? ऑपोजिशन की करिए आप। तो ऑपोजिशन में मुझे लगता है तहसीन इज बेटर देन ऑल द ऑफिशियल आई एग्री कांग्रेस स्पोक्सपर्सन्स, बिकॉज आई एग्री। एक तो वो कोई रिफ्रैफ नहीं बोलता, हाँ, सेंसिबल है, and he'll find a logical take on the most illogical thing Congress does. And when he doesn't have a logical take, वो हंस देगा। तो कम से कम वो ऐसी बातें नहीं बोलता जो बहुत बार कांग्रेस के प्रवक्ता बोल देते विद a straight face.
And he's also taken a stance anti-Sanatan बात पे. He's not backed Congress, he's not backed them, and Operation Sindoor पे. But a lot of Congress leaders have done that. अब मुझे मालूम नहीं उनका भविष्य कैसा है उनकी पार्टी में, लेकिन तहसीन कांग्रेस में ऑफिशियली नहीं है, नहीं है, but one of the panelists you like, and I agree with you. आसान है. और मेरे को विपक्ष में देखो, अभी आरजेडी से बहुत सारे डिबेट चल रहे थे. आई एम अशेम्ड टू टेल यू, मुझे आरजेडी का एक भी इंसान ऐसा नहीं लगा जो काम की बातें करता हो. सीरियसली सब उन्होंने ना ऐसे वो शेख चिल्ली टाइप कहानियां सुना रखी हैं और कन्विंस्ड हैं. दैट इज द फनीएस्ट थिंग, कन्विंस्ड है. तो लास्ट क्वेश्चन चारू, क्योंकि आपने मुझे समय बहुत कम दिया, एंड आई एम श्योर दिस विल आगे हम लोग लेकर जाएंगे, एक बड़ी कॉन्वर्सेशन इनसे करेंगे. लास्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू यू सी चारू प्रज्ञा इन द कमिंग ईयर्स? आपका क्या मिशन है आगे के चलते हुए दौर में? Because you have a very good legal career that's going on, political career. Where do we see you in the coming days, coming years? 2 answers to this. Sure. 1, take life as it comes every day. है ना? मेरा आज का दिन मेरी तरफ से has to be well lived. मैंने जो किया अच्छा किया, मैंने अपने लिए भी समय निकाला, अपनों के लिए भी समय निकाला, और जो काम किया to the best of my ability किया. अपनी लेन में मैं अकेले दौड़ रही हूँ, किसी रैट रेस का मैं हिस्सा नहीं हूँ. लेकिन क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, मैं इस बात में विश्वास नहीं रखती कि आपके कोई एम्बिशंस नहीं है. एम्बिशंस हैं, तब मैं यहाँ पर हूँ. अगर नहीं होते तो मैं केवल समाज सेवा कर रही होती, मैं एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं बनी होती. तो लाइक एवरीबडी एल्स, आई ऑल्सो हैव पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एंड आई वुड लाइक टू डू वेल. लेकिन एक ना मैंने बिंदु नहीं बना रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि काम मुझे देश के लिए करना है. पॉसिबली इफ गॉड इज काइंड टू मी और मुझ पे भगवान जी का आशीर्वाद रहा तो मैं संसद भवन में एक दिन बैठूंगी. लेकिन वहां तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके होते हैं और सबका अपना अपना टाइमलाइन होता है. पर जब तक वो दिन नहीं आ जाता, तब तक मैं रोज क्या करती हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच चारू. इट्स ऑलवेज इंस्पायरिंग एंड इट्स अ बिग लेसन, अगर मैं कहूँ ना. एंड मैं वाउच कर सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं देखता हूँ शी रियली बिलीव्स इन एंजॉयिंग द जर्नी. कई लोग कहते हैं हमें यहां टारगेट पे पहुंचना है, वहां पहुंचना है. वो भूल जाते हैं जो रियल रिवॉर्ड होता है वो डेली जो जर्नी होती है उसमें होता है. बिकॉज आप एक टारगेट पे पहुंचोगे, फिर एक नया टारगेट बनाओगे, तो ये जर्नी एंजॉय करना बहुत जरूरी है. फिलहाल जो जर्नी एंजॉय कर रही है वो इनकी पार्टी कर रही है, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन पे जीत की. वील स्टे इन टच चारू. ये मेरा सरकार इन पश्चिम बंगाल. क्या बात है. वो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है, हम इस पे भी इनसे बात करेंगे कि गंगा मैया बिहार से होकर बंगाल की ओर जाती हैं. तो इस पे हम लोग आपसे चर्चा करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. सच अ फन कॉन्वर्सेशन. चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड डू राइट टू अस हाउ यू लाइक दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच.